देखिए, आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम दर्पण सूत्र देखना चाहते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। कई बार ये पेपर में आया है। पिछले साल के आप पेपर उठा के देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये कई बार पूछा गया है। तो आइए आज हम दर्पण सूत्र को जानने का प्रयास करते हैं। दर्पण सूत्र क्या है, ये इसकी व्युत्पत्ति क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसका डायग्राम ना सब कुछ हम देखेंगे। तो देखिए, दर्पण सूत्र में सबसे पहले मैं आपको दर्पण सूत्र की परिभाषा बता दूं कि दर्पण सूत्र की परिभाषा क्या होती है। तो लिखा है किसी गोलीय दर्पण। अब देखो, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जिसका पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। तो कोई भी हो, चाहे अवतल हो या उत्तल, दोनों पर लागू होता है दर्पण सूत्र। तो किसी गोलीय दर्पण के लिए, चाहे वो अवतल गोलीय दर्पण हो या उत्तल हो, तो किसी गोलीय दर्पण के लिए वस्तु मतलब यू, वी मतलब प्रतिबिंब और एफ मतलब स्मॉल एफ मतलब फोकस दूरी, इन तीनों में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को दर्पण सूत्र कहते हैं। मतलब वह समीकरण जो हमें यू में, वी में और एफ में, मतलब यू मतलब वस्तु, वस्तु को यू से व्यक्त किया गया है, और वी मतलब प्रतिबिंब और एफ मतलब फोकस दूरी, मतलब ऐसा समीकरण जो हमको यू, वी और एफ इन तीनों के बीच में संबंध बताए, इन तीनों के बीच में रिलेशन बताए, उस सूत्र को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। मैंने ये लिखा भी है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये है आपका दर्पण सूत्र। ये क्या कर रहा है, यू, वी और एफ में क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। तो उसको हम दर्पण सूत्र कहते हैं। तो किसी गोलीय दर्पण के लिए, अर्थात चाहे वो उत्तल गोलीय दर्पण हो या अवतल गोलीय दर्पण हो, तो किसी गोलीय दर्पण के लिए यू, वी और एफ मतलब वस्तु, प्रतिबिंब और फोकस दूरी, इन तीनों में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को ही हम दर्पण सूत्र कहते हैं। और यह सूत्र निम्न प्रकार लिखा जाता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये है आपका दर्पण सूत्र जो इन तीनों राशियों में संबंध बताता है। इसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। अब ये तो हो गई दर्पण सूत्र की क्या डेफिनेशन। अब हम दर्पण सूत्र का निगमन करेंगे, अर्थात दर्पण सूत्र जो लिखा है मैंने, इसी को हम व्युत्पन्न करके बताएंगे, मतलब सेम टू सेम ये कहीं निकाल के बताएंगे। अब किसके लिए निकालेंगे, हमारे पास दो गोलीय दर्पण, देखो इसमें परिभाषा में गोलीय दर्पण शब्द आया है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। तो हम यहाँ पर जो दर्पण सूत्र निकालने जा रहे हैं वो अवतल दर्पण के लिए निकालने जा रहे हैं, इसलिए मैंने हेडलाइन में लिखा है अवतल दर्पण के लिए क्या, दर्पण सूत्र। तो आज हम दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे, इस दर्पण सूत्र को निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे, अवतल दर्पण के लिए निकालेंगे। तो मैंने कुछ थ्योरी पहले लिख ली है अवतल दर्पण के लिए। दर्पण सूत्र की जो निगमन की थ्योरी है उसको मैंने लिख लिया है, एक बार मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, और बाकी डायग्राम भी हम इस थ्योरी से निर्मित करेंगे। तो देखिए, मैंने लिखा है अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं, दर्पण सूत्र का निगमन हम अवतल दर्पण के लिए करने जा रहे हैं। मैंने लिखा है, मान लो एक्स वाई एक अवतल दर्पण है। हम मान लेते हैं, साथ साथ चित्र भी बनाते चलते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं ये x है और ये y है। ये कौन है, x y, कह रहा मान लो x y एक अवतल दर्पण है। तो हमने मान लिया x y एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की पहचान क्या होती है भाई, जो अंदर की साइड दबा हो, जो जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है, परावर्तक पृष्ठ मतलब जहां से प्रकाश टकराएगा और परावर्तित होगा, उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो एक्स वाई एक अवतल दर्पण है, तो एक्स वाई एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की पहचान क्या होती है, जो अंदर की साइड दशा हो और बाहर से उस पर क्या हो, कलाई हो, अर्थात बाहर से उस पर कोई चीज लेपित की गई हो, जैसे टिन या मरकरी का लेप किया गया हो। तो ये एक्स वाई क्या है, अवतल दर्पण है। तो हमने लिखा कि मान लो एक्स वाई एक अवतल दर्पण है। तो देखिए, ये है आपका अवतल दर्पण। मैंने पहचान बताई कि अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की साइड धंसा होता है और बाहर की साइड उस पर कलाई की जाती है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो हम दर्पण सूत्र देख रहे हैं अवतल दर्पण के लिए। मैंने लिखा, मान लो एक्स वाई एक अवतल दर्पण है, तो आप देख पा रहे हैं एक्स वाई एक अवतल दर्पण जिसका पी ध्रुव है। यहाँ देखो, दर्पण के मध्य बिंदु को,
दर्पण एक्स वाई है, इसके मध्य वाले सेंटर को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो P एक ध्रुव है, ये आपका कौन है? ध्रुव। तो कह रहा है जिसका P ध्रुव है तथा C कौन है? वक्रता केंद्र। अब देखिए ये जो अवतल गोलीय दर्पण है, सॉरी ये जो अवतल गोलीय दर्पण है, ये जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या है? इसका C है ना। तो ये मैं समझाने के लिए बताया मैंने कि वक्रता केंद्र होता क्या है। तो देखो उसमें लिखा जिसका P ध्रुव है, इस अवतल दर्पण का P ध्रुव है, C कौन है? वक्रता केंद्र। तो ये दिख रहा है आपका वक्रता केंद्र। अगर हम P और C को मिला दें, इन दोनों रेखाओं को क्या कर दें? मिला दें, तो ये PC बन जाता है मुख अक्ष। P और C को मिलाने पर जो बनता है उसे हम मुख अक्ष कहते हैं। तो देखो मान लो एक्स वाई एक अवतल दर्पण है, एक्स वाई एक अवतल दर्पण, P कौन है? इसका ध्रुव है, C कौन है? वक्रता केंद्र है। अब आगे लिखा है वस्तु AB अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के जस्ट कहां? सामने। तो देखो ये आपकी वस्तु है कौन? AB, जो कहां है? जो कहां है भाई? जो दर्पण के बिल्कुल जस्ट सामने, ये दर्पण है और ये इसके सामने वस्तु रखी है। तो ये भी एक वस्तु है जो अवतल दर्पण के सामने है और मुख अक्ष के लंबवत रखी है। ये PC कौन है? आपका मुख अक्ष। ये आपको दिख रहा है, ये मुख अक्ष है और ये वस्तु है। तो ये मुख अक्ष की कैसी है? लंबवत है। दर्पण के बिल्कुल जस्ट सामने है और मुख अक्ष PC की कैसी है? लंबवत है। तो याद रखें कि जो वस्तु होती है वो दर्पण के सामने रखी होती है और मुख अक्ष जो PC होता है उसकी कैसी होती है? लंबवत होती है। ठीक है, तो इतनी लाइनें समझ में आ पाई होंगी आपको कि एक्स वाई एक अवतल दर्पण है ना, P इसका ध्रुव है, C इसका वक्रता केंद्र है, A भी एक वस्तु है जो दर्पण के जस्ट सामने रखी है और मुख अक्ष के लंबवत रखी है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब कह रहा है A से, A मतलब ये आपकी वस्तु है, ये वस्तु है, A से चलने वाली एक किरण वक्रता केंद्र C से आपतित होती है। देखो A से चलने वाली एक किरण, ये A है, यहाँ से एक किरण चलती है और वक्रता केंद्र C से आपतित होती, कहाँ? दर्पण के ऊपर। ये देखो ये जा रही है, ये A से एक किरण चल रही है और वक्रता केंद्र C से जा रही है और कहाँ आपतित हो रही है? दर्पण पर आपतित हो रही है। तो क्या है? A से चलने वाली एक किरण वक्रता केंद्र C से होकर आपतित होती और कह रहा है और परावर्तित होने के पश्चात, मतलब टकराएगी और फिर लौटेगी, तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र से जो रेखा जा रही है, जो किरण जा रही है, ये दर्पण से टकराती है तो उस टकराने के बाद सेम मार्ग से, उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ठीक है, लौट आती है। अब ए से दूसरी किरण चलती है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था प्रतिबिंब के बनने में कम से कम 2 किरणें पर्याप्त होती हैं, ज्यादा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ए से चलने वाली सेकंड वाली किरण देखो, ए से चलने वाली दूसरी किरण AP, ए से चलने वाली दूसरी किरण कौन सी है? AP। ये देखो ये ए से चली कहाँ जा रही? P पर। तो ए से चलने वाली दूसरी किरण कौन? AP है और जो परावर्तन के नियम का पालन करती है और परावर्तित होती है, वो परावर्तित होकर कौन सी दिशा में चली जाती है? P उस दिशा में चली जाती है। ये जो दूसरी वाली किरण देख रहे हैं आप, ए से P पर जा रही है और ये परावर्तन के नियम का पालन करती है और परावर्तित होती, टकराती है और लौटती है। तो परावर्तित होकर ये कौन सी दिशा में आती है? P से O दिशा में आती है, PO दिशा में आती है। अब देख पा रहे हैं आप, एक ये वाली किरण हो गई, एक ये वाली किरण हो गई, ये गई टकरानी वापस आई, ये गई टकरानी वापस आई। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, अर्थात काट रही हैं और जहां पर काट रही है वहां पर देखो क्या लिखा है मैंने, दोनों किरणें ए डैश पर मिलती है। ये दोनों किरणें, ये वाली किरण परावर्तित होने के बाद और ये लौट कर फिर से परावर्तित हो रही, ये दोनों किरणें कहां पर मिलती हैं? ए डैश पर मिलती है। कहां पर मिलती है? ए डैश पर। कह रहा है दोनों किरणें ए डैश पर मिलती हैं। ए डैश क्या है? कह रहा है ए डैश से हम क्या करते हैं? ए डैश पर मिलती हैं। कह रहा है ए डैश से हम मुख अक्ष के ऊपर लंब डालते हैं। कौन? ए डैश बी डैश। देखो हमने क्या किया, ए डैश से मुख अक्ष जो PC है इसके ऊपर लंब डाल दिया, ए डैश बी डैश। वास्तव में ये जो ए डैश बी डैश है ये ए बी वाली वस्तु का क्या है? प्रतिबिंब है।
कह रहा है लंब डालते हैं, तब कह रहा है ए डैश बी डैश जो आपने लंब डाला है, ये ए डैश बी डैश हमारी जो वस्तु है ए बी, इस ए बी वाली वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है, वो भी कैसा, वास्तविक। वास्तविक क्यों है सर, क्योंकि दर्पण के जब सामने बनेगा तो उसे वास्तविक ही कहते हैं। और देखो वस्तु के सापेक्ष उल्टा भी होता है, जो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा। क्यों, क्योंकि देखो दर्पण के जस्ट सामने बन रहा है प्रतिबिंब, तो ये वास्तविक तो होगा। उल्टा इसलिए है, ए ऊपर है बी नीचे है, यहाँ बी ऊपर है ए नीचे है, मतलब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो आपने इतनी चीजें समझ में आई। हम दर्पण सूत्र देख रहे हैं अवतल दर्पण के लिए। मैंने अवतल दर्पण से संबंधित थ्योरी लिखी, तो मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ आपको ना। एक्स वाई एक अवतल दर्पण है, पी इसका ध्रुव है, सी इसका वक्रता केंद्र है, ए भी एक वस्तु है जो दर्पण के जस्ट सामने रखी है और मुख अक्ष के लंबवत रखी है। ए से दो किरणें चलती हैं, पहली वाली किरण चलती वक्रता केंद्र सी से आपतित होती है दर्पण पर और टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब ए से दूसरी वाली किरण चलती है, ए से पी दिशा में चलती है, परावर्तन के नियम का पालन करती है और परावर्तित होकर पी से ओ दिशा में चली जाती है। इस प्रकार से ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहां पर मिलती हैं, ए डैश पर मिलती है। हम क्या करते हैं, ए डैश से हम क्या करते हैं, लंब डालते हैं, कहां, मुख अक्ष पर, ए डैश बी डैश। ये हमने ए डैश से क्या डाल दिया, लंब, ए डैश बी डैश। वास्तव में ये ए डैश बी डैश है क्या, तो ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, कौन का, वस्तु ए बी का। कैसा है, वास्तविक। वास्तविक क्यों है, क्योंकि दर्पण के जस्ट सामने बन रहा है। और दूसरी बात, दर्पण के जस्ट सामने बन रहा है और वस्तु के सापेक्ष कैसा, उल्टा है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ पा रही हैं। अब देखिए, मैंने चिन्ह प्रपाटी आपने सब लोगों ने पढ़ी होगी, चिन्ह प्रपाटी से आप भली भांति परिचित होंगे। मैं इतना तो जानता हूं कि आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, मतलब आपको इतना तो आता ही होगा, तो मैंने पहले ही लिख ली है चिन्ह प्रपाटी। तो देखिए, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। और मापते किस प्रकार है, अगर जिस दिशा में किरण जा रही है उसी दिशा में अगर दूरियां मापी जाए तो वो पॉजिटिव के लिए जाती हैं। अगर किरण जा रही सामने की ओर, हम अपोजिट दिशा में अगर दूरियां मापते हैं तो उसे लेते हैं किसका, नेगेटिव का। तो देखो, मैंने कुछ दूरियों को पहले ही लिख लिया है। दर्पण से, या दर्पण कह लो या ध्रुव कह लो, ध्रुव से या दर्पण से वस्तु की दूरी। अब आप देखिए, ध्रुव कौन है, पी, वस्तु कौन है, बी। ये पी से बी की दूरी, मतलब भाई ध्रुव से या दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हो गई पी बी ना। दर्पण से वस्तु की दूरी हो जाएगी पी बी, ध्रुव हो गया पी, अर्थात ध्रुव कह लो या दर्पण कह लो, दर्पण से या ध्रुव से वस्तु मतलब बी की दूरी क्या हो गई, पी बी। और वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। अब माइनस क्यों लगाया मैंने, माइनस इसलिए लगाया कि आप दोनों किरणों को देखो, ए से एक किरण ये जा रही, एक किरण ये जा रही, किरणों की डायरेक्शन सामने की ओर है और आप नाप रहे हैं पी से बी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में माप रहे हैं। सामने की ओर किरण जा रही है, आप पीछे की ओर माप रहे हैं, पी से बी माप रहे हैं, तो जो वस्तु होगी वो किसकी होगी, माइनस की होगी। तो इसलिए मैंने यू को क्या लिखा, माइनस। अब उसके बाद देखिए, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी, प्रतिबिंब की। अब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ये ए डैश बी डैश। अब दर्पण मतलब ध्रुव कह लो या दर्पण कह लो, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी पी बी डैश, ये हो गई डिस्टेंस पी बी डैश। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी पी बी डैश। अब प्रतिबिंब की दूरी को लिखते किससे, v से। अब माइनस का क्यों लिखा, क्योंकि किरणें सामने की ओर जा रही, हम पीछे की ओर माप रहे हैं, P से B डैश की दूरी माप रहे हैं, किरणें आगे की ओर चल रही और हम अपोजिट दिशा में माप रहे हैं, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अच्छा, दर्पण से वक्रता केंद्र की दूरी। अब देखो, ये ध्रुव है या दर्पण है, इससे वक्रता केंद्र मतलब C। अब वक्रता केंद्र मतलब त्रिज्या, भाई केंद्र से परिधि की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो दर्पण से वक्रता केंद्र की दूरी हो जाएगी त्रिज्या, मतलब वक्रता त्रिज्या, जिसे R से लिखते हैं। R मतलब कैपिटल R, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से लिखते हैं। अब माइनस का क्यों लिखा R, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किरण आगे की ओर जा रही है, हम P से C माप रहे हैं, मतलब विपरीत दिशा में ले रहे हैं, इसलिए किसका, माइनस का। और इसके पहले आपने एक डेरिवेशन पढ़ा होगा इसी चैप्टर में, क्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तब आपने पढ़ा होगा कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के बराबर होती है, 2f के बराबर होती है। कौन, माइनस आर माइनस 2f के बराबर होता है, इसलिए मैंने माइनस आर को के बराबर में क्या लिखा, माइनस 2f। इसके पहले वाले डेरिवेशन में आपने ये चीज पढ़ी होगी। चलिए
इतना तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की ओर बात बढ़ाते हैं। अब देखिए, अब मैं दो समरूप त्रिभुज ले रहा हूँ। एक समरूप त्रिभुज मैं ले रहा हूँ ABC ना। तो इस प्रकार से मैंने दो समरूप त्रिभुज लिए। देखो, एक समरूप त्रिभुज मैंने लिया कौन सा, ABC, तथा एक समरूप त्रिभुज मैंने लिया कौन सा, एक तो ले लिया ABC, ठीक है, ABC, और एक ये ले लिया A'B'C, A', B' और C। ये कैसे त्रिभुज है, समरूप। समरूप है। तो समरूप त्रिभुजों की विशेषता ये होती है कि इनके लंब और आधार आपस में बराबर होते हैं। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि इनके लंब और आधार कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपन देख सकते हैं इसका लंब क्या है, ABC का लंब क्या है, इस वाले त्रिभुज का लंब क्या है, तो ABC का लंब है AB। तो हम लिख लेंगे इस वाले त्रिभुज का लंब क्या, AB। अच्छा, दूसरे वाला त्रिभुज है A'B'C, इसका लंब क्या है, A'B'C। तो ये लिख लिया मैंने अपॉन में A'B' बराबर लगाया। अब पहले वाले त्रिभुज का आधार क्या है, ABC, इसका आधार हो जाएगा BC। तो पहले वाले त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, BC। दूसरे वाले त्रिभुज A'B'C, इसका आधार क्या हो जाएगा, B'C। कौन हो जाएगा, B'C। ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, ये दोनों समरूप त्रिभुज लिए। एक त्रिभुज लिया ABC, एक लिया A'B' और C। तो ये दो समरूप त्रिभुज हैं। समरूप मतलब जिनके आधार और लंब आपस में बराबर हो, उन्हें समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो ये समरूप त्रिभुज ले लिए मैंने। अब समरूप त्रिभुज ले लिए, इसको मान लिए समीकरण 1। अब ऐसे ही मैं फिर से दोबारा समरूप त्रिभुज ले रहा हूँ। देखिए, अब मैंने फिर से लिए समरूप त्रिभुज। एक समरूप त्रिभुज मैंने लिया ABP, है ना, ABP। एक त्रिभुज हमने ले लिया कौन सा, ABP, तथा दूसरा ले लिया कौन सा, A'B' ना और P। देखो, एक तो ऊपर से लिया ABP और एक लिया A'B' P। तो कितने त्रिभुज हो गए, तो कितने त्रिभुज हो गए भाई, दो त्रिभुज हो गए, दो समरूप त्रिभुज हो गए। ये कैसे त्रिभुज हो गए, समरूप। ठीक। अब इनमें भी आधार और लंब कैसे होंगे, बराबर। अब पहले वाले का लंब क्या हो जाएगा, ABP में लंब हो जाएगा AB। इसका लंब क्या हो गया, AB। अच्छा, इसका लंब क्या हो जाएगा, A'B' का, इसका लंब हो जाएगा A'B'। तो A'B' बराबर। अच्छा, इसका आधार क्या हो जाएगा, सॉरी, इस वाले का आधार देख रहा है ABP, इसका आधार हो जाएगा BP। क्या हो जाएगा, BP। अच्छा, इसका आधार क्या हो जाएगा, A'B' का, इसका आधार हो जाएगा B'P। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये मैंने लंब और आधार बराबर कर लिए। अब इसके बाद देखिए, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको प्राप्त हुए। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 और 2 में आप थोड़ा सा यहाँ गौर कीजिए कि AB अपॉन A'B' बराबर है ये इसके, और यहाँ समीकरण 2 में देखिए AB अपॉन A'B' बराबर है इसके। मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। देखो, AB अपॉन A'B' मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो इनके जो मान है वो आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो हम इन दोनों को बराबर करके लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। हम लिखेंगे BC अपॉन B'C बराबर कौन, BP अपॉन B'P। तो ये मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ पा रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको आगे की ओर बढ़ाने के लिए अब हमें चाहिए BC का मान और B'C का मान। ये दो मानों को निकाल कर रखना है, इसमें कोई कुछ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। अब BC का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए BC का मान कैसे चाहिए, पर BC का मान चाहिए, मतलब इतनी दूरी चाहिए मुझे B से C तक। ये है B और ये है C,
इतनी दूरी चाहिए, BC का मान चाहिए, तो सारी दूरियां मापी कहाँ से जाती है, ध्रुव से। तो हम P से B ले लेंगे, P से पूरी दूरी क्या ले लेंगे, B, और उसमें से PC को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें BC की दूरी पता चल जाएगी। आप समझ पा रहे होंगे। मुझे चाहिए B से C तक की डिस्टेंस, अर्थात इतनी दूरी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, टोटल दूरी कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से, तो पूरी दूरी ले ली मैंने BP, उसमें से PC को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो देखो मैं लिखता हूँ, तो PB मैंने पूरी दूरी ले ली, PB, P से B पूरी दूरी ले ली, और उसमें से PC को घटा दिया, PC को घटा दिया, ठीक है। अब ऐसे ये तो पता चल गई। अब नीचे वाली अपोन में वाली देखो, ये B' C, अब B' C मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये B' है और ये C है। अब मुझे इतनी दूरी चाहिए यहाँ से यहाँ तक की, तो मैं पूरी दूरी ले लूंगा, P से कहा C, और उसमें से PB' को घटा दूंगा। तो देखो पूरी दूरी ले ली मैंने कौन, PC, P से C, और उसमें से घटा दिया PB' को, PB' को ये घटा दिया। अब बाकी बराबर में जो था उससे जैसा का तैसा लिख लिया, PB अपॉन PB P' B, सॉरी BP अपॉन B', ठीक है। अब देखिए, अब अपन क्या करेंगे, पहले ही हमने चिन्ह परिपाटी से कुछ मान निकाल के रख लिए थे, उनको हम यहाँ रख देंगे। आपको समझ में तो आ गया होगा। पहले हमने BC की दूरी निकाली, BC की दूरी ऐसे निकाली, हमने PB पूरी डिस्टेंस ले ली, उसमें से PC को घटा दिया, ठीक है। फिर B' में क्या किया अपन ने, इतनी दूरी चाहिए थी मुझे यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक दूरी ले ली P से C तक, और उसमें से PB' को क्या कर दिया, घटा दिया, ये PC, और उसमें से PB' को घटा दिया। बाकी इसको जैसा का तैसा लिख दिया, BB', ठीक है। अब देखिए, अब चिन्ह देखिए, अब यहाँ तक हम आ गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन सभी राशियों के मान रखना है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो PB का मान हमें पता है कि PB का मान होता है -u, तो यहाँ रख देंगे अपन माइनस का u। फिर यहाँ देखो ये माइनस का माइनस, ये माइनस का माइनस रखा। फिर PC का मान क्या है, PC का मान है -r, और -r का मान है -2f, तो यहाँ PC की जगह रख देंगे -2f, ठीक है, ये रख दिया। अब आ जाइए नीचे अपोन में, तो PC का मान कितना है, -2f, तो ये रख दिया -2f, ठीक। फिर ये माइनस का माइनस रख दिया। फिर PB' का मान कितना है, तो PB' का मान है -v, तो ये माइनस का v। अब बराबर लगाया ये। फिर PB का मान है -u, तो ये -u रख दिया। फिर PB' का मान क्या है, तो PB' का मान है -v, तो ये -v रख दिया। अब देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, अपन सॉल्व करते हैं, और इसको अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का u जैसा का तैसा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा 2f। फिर यहाँ आ जाइए अपोन में, तो अपोन में ये क्या है, माइनस का 2f, ठीक है। ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, v, है ना। अब आगे चलते हैं, यहाँ ये कट गए थे माइनस से माइनस, तो ये हो जाएगा u अपॉन v। अब हम क्या कर देंगे, इनका त्रिज्या गुणा कर देंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। चलिए गुणा कर देते हैं। तो पहले v का गुणा करते हैं इस ऊपर वाले पक्ष में, तो v का गुणा करेंगे u में, तो ये हो जाएगा माइनस का uv, है ना। और v का गुणा करेंगे किस में, 2f में, तो ये प्लस जैसा का तैसा लगाया, ये प्लस का निशान। फिर हमने क्या किया, प्लस के बाद इस v का गुणा किया 2f में, तो 2vf, फिर बराबर लगाया। अब u का गुणा करेंगे, u का -2f में, तो -2uf, ठीक है। फिर u का गुणा करेंगे v में, तो प्लस uv हो जाएगा। अब देखिए, जो राशियां माइनस की है उनका पक्षांतर कर देंगे, इस राशि को हम उस साइड ले जाएंगे, और ये माइनस की राशि इसको इस साइड ले जाएंगे। तो देखिए, ये तो इसी साइड है, तो इसको लिख लो पहले, तो 2vf। अब इसको हम इस साइड लेके आएंगे, ये राशि माइनस की इस साइड आएगी, तो प्लस की हो जाएगी, 2uf बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो बराबर में ये यही है पहले से ही, तो ये uv का uv, ये वाला uv है, माइनस का इस साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा uv, ठीक है। अब देखिए आगे अपन करते हैं, तो 2v का 2v ना, 2vf का 2vf,
2uf का 2uf बराबर, इन दोनों को जोड़ दो, सेम राशि है तो ये जुड़ जाएंगी तो 2u भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लिया, क्या बचेगा vf प्लस uf है ना, बराबर 2uv, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा आपका vf प्लस uf बराबर uv। अब क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों में बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड हम क्या करेंगे, यू वी एफ का भाग कर देंगे, किसका, यू वी एफ का। तो जगह नहीं है, मैं यही कर देता हूँ। तो देखिए, तो हम इसमें यू वी एफ का भाग कर देंगे, यहाँ भी यू वी एफ का भाग कर देंगे, यहाँ भी यू वी एफ का भाग कर देंगे। तो दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाग कर दिया, भी से भी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, बचा बना कौन यू, यहाँ यहाँ यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, बचा कौन, बना कौन भी, यहाँ u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, बचा कौन, बना कौन, f। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये निकल आया आपका दर्पण सूत्र। ये सेम दर्पण सूत्र आपने निकाल लिया। दर्पण सूत्र की हमें व्युत्पत्ति करनी थी, तो हमने जाना कि दर्पण सूत्र क्या होता है और अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना किस प्रकार होती है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे घर पे 2-3 बार करके जरूर देखें, है ना। ठीक है।